जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एचआरटीसी एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है कंडक्टर के लिए। और ऐसे में दोस्तों जो लास्ट के 2 वीक्स होते हैं, यही डिसाइडर होते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एट लास्ट क्या होता है, उनका जो मोराल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। या तो वो किसी टेंशन में आ जाते हैं, या तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और लास्ट में वो नहीं पढ़ पाते। इस कंडीशन में जो भी स्टूडेंट अपने जो सेल्फ इस्टीम है उसको अच्छे से मेंटेन करता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता हूँ। और ये मैं सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी सारे हिमाचल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स मैं क्लियर कर चुका हूँ और आगे भी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको इन क्लासेस के साथ जुड़े रहना है। क्योंकि जो नॉर्मल आप सभी कहीं और से पढ़ेंगे वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इन क्लासेस में जो कुछ आपको मिलेगा वो आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। तो आपको जुड़े रहना है। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे स्टडी मटेरियल मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैसेज करना है, और मैसेज करके ये बोलना है एचआरटीसी कंडक्टर ग्रुप। ठीक है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता रहेगा आने वाले टाइम में। तो सिलेबस जो है दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन एचपीपीएससी जो है इसने क्लियर किया कि क्या आपके इस एग्ज़ाम में आएगा। पेपर 1 जो है वो तो क्लियर होगा आपको कि एचपी जीके कितना आएगा, हिंदी इंग्लिश कितनी आएगी, जीके कितना आएगा। यहाँ पे मेन होगा पेपर 2। और पेपर 2 में ऐसा नहीं कि सिर्फ कंडक्टर का ही आएगा, इसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, हिमाचल जीके आएगा, जनरल नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे, मैथ्स आएगा। पहले कंडक्टर के एग्ज़ाम में मैथ्स नहीं आता था, अब जो है मैथ्स इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि जो एप्टीट्यूड है वो आएगा। जनरल नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, तो आईटी टूल्स में क्या होगा ये हम सब कुछ इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। मैं एक आईटी सेक्टर या फिर आईटी फील्ड के होने के नाते आपको ये सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, जीपीएस के बारे में हम देखेंगे। एचआरटीसी की वेबसाइट को एक दिन एक कंप्लीट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उस वेबसाइट को खोल के। ई टिकटिंग, आज के टाइम में बुकिंग जो है एंड सोन, ये सब कुछ देखेंगे। पेमेंट गेटवेज देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक है वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी। तो ये कहाँ से देखनी है, ये देखनी है इकोनॉमिक सर्वे या बजट जो है हिमाचल गवर्नमेंट का, वहाँ से एचआरटीसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ। और जो आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है कंडक्टर का, उसमें फर्स्ट एड या फिर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो हो सकता है यहाँ काफ़ी पोर्शन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो आज हम फर्स्ट एड जो है उसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी इससे ऑलरेडी अवेयर हैं। तो इसको हम और ब्रश अप करेंगे आगे। मोटर व्हीकल एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर वगैरह एग्ज़ाम है वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो एचपीपीएससी का ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था उसमें देखेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो उनको कर लेंगे आसानी से। पर्सनल हाइजीन, बिहेवियरल स्किल्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ आपके इस एग्ज़ाम में आएगा। मैं अगर वेटेज की बात करूं, सबसे ज़्यादा वेटेज क्या रहेगी पेपर 2 में एचआरटीसी कंडक्टर में, तो हिंदी इंग्लिश, एचपी जीके और जीके, ये वेटेज ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये आपका पेपर 1 में भी कवर होगा। ठीक है, बाकी मैथ्स अगर नहीं आता है तो ज़रूरत नहीं है मगजमारी करने की। रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप पढ़िए, अगर नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सब कुछ मैं करवाऊँगा, ये जो आपको दिख रहा है अच्छे से करवाऊँगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट एड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन भी करवाऊँगा। हालांकि जो पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, तो उसको आपने सिंपली देखना है, वहाँ से पढ़ना है। लास्ट के 10-15 दिनों में जो कुछ आप पढ़ लेंगे वही आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के काम आएगा। अब दोस्तों जब हम फर्स्ट एड करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट एड का जो सबसे मेन पर्पस है वो क्या है, तो ये सब कुछ आपके सामने है, सारे ऑप्शंस। मैं
बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ बाइलिंगुअल क्लासेस लेके आने की, ताकि जो अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के हैं उनको कोई परेशानी ना हो, और दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम कैन ईजिली ग्रैस्प इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं, जीवन और अंगों की रक्षा करना, आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, पुनः प्राप्ति का बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो बेसिकली जो फर्स्ट एड होता है उसका एम होता है जो उसकी लाइफ है, जो लिम्ब्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना, और आगे इंजरीज ना हो इसका ख्याल रखना, और रिकवरी जो है सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाता है फर्स्ट एड का। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो आप खुद को चेक भी करते रहना, साथ साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व खुद से करना वीडियो को पॉज करके, फिर देखना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत। तो जैसे ही कोई कैजुअलिटी होती है, कोई इंजर्ड होता है, तो फटाफट से उसको जो फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड किया जाता है, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें इंजरीज जो हैं, तो उसमें कोई भी लैक ऑफ एडुकेट और प्रॉपर केयर जो है वो हमें देखने को ना मिले। उसके बाद प्रॉपर फर्स्ट एड जो है ये हमेशा हेल्प करती है कि बीमारी या फिर जो चोट आई है वो बढ़े ना, ठीक है, किसी की जान ना जाए, एंड सो ऑन। द एम ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू, जो ऊपर हमने अभी अभी देखा ये सब कुछ वही है। एक स्टेटमेंट आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूं वेरियस एग्ज़ाम्स में, तो स्टेटमेंट आ भी चुकी है कई बार। तो गोल्डन रूल जो है, फर्स्ट डू नो हार्म। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी परेशानी नहीं करनी है क्रिएट, ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड जो है इसीलिए किया जाता है। जब फर्स्ट एड होता है दोस्तों, अगर हम हाई लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर कहीं इंस्टीट्यूशनल जो एकेडमिक्स एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें पीपी जो है वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि पीपी है क्या, तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, ठीक है, कोविड के टाइम में आपने काफ़ी देखा होगा, मास्क और ग्लव्स वगैरह, आई प्रोटेक्शन, एप्रन जो डॉक्टर वगैरह पहनते हैं, गाउन, तो ये चीज़ें नेसेसरी होती हैं फर्स्ट एड में। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ड्राई बैंडेज, सूखी पट्टी आपने देखी होगी, तो इसका क्या उद्देश्य होता है, ये क्यों की जाती है। तो ऑप्शंस को देखो ध्यान से, मैं आंसर बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे ये जो ड्राई बैंडेज होती है इसका काम होता है, जो ब्लड हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, रक्त प्रवाह हो रहा है, तो उसको रोका जाए। तो ड्राई बैंडेज का यही काम है, ठीक है। तो कई बार ड्राई ड्रेसिंग बोला जाता है इसको, कभी कभी वेट टू ड्राई ड्रेसिंग बोला जाता है। तो पजल नहीं होना है, एग्जामिनर आपको घुमाएगा एग्ज़ाम में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नमी वाला एक वातावरण जो है क्रिएट किया जाता है ड्राई ड्रेसिंग से, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो कोशिकाएं वगैरह या ऊतक जो ख़राब हो चुके हैं उन्हें रिमूव किया जा सके। इसमें क्या होता है, जो पट्टी होती है उसको लपेटा जाता है, ठीक है, पूरी तरह से आसपास से जो लपेटा जाता है, किससे, मेडिकेशन होती है, कॉटन होता है, ठीक है, रुई वगैरह, ताकि जो जख्म है ये सूखा रहे। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है, इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है, और एक प्रेशर सा प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो खून है वो ना बह सके। इसलिए जो ड्राई बैंडेज है ये खून को आसानी से रोक पाती है। कैसे, ये हमने अभी अभी देखा क्या क्या होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी, कुशल पट्टी डैश होनी चाहिए। सपोज़ करो कि आप कहीं पे हॉस्पिटल में जाते हैं, आज के टाइम में तो आपको पता है रोगी कल्याण समिति वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, या हो सकता है डिस्पेंसरी हो आपके आसपास। तो जब भी पट्टी करवाने जाते हैं तो किस पट्टी को हम बोलेंगे कि ये काफ़ी अच्छी है, कौन सी ड्रेसिंग है बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले आप कभी भी जाते होंगे तो जो
डॉक्टर है या फिर जो भी पट्टी आपको करता है वो उसको जख्म को सबसे पहले साफ़ करता है अच्छे से, ठीक है, फिर पट्टी करता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि जो ड्रेसिंग है, पट्टी है, ये जर्म फ्री हो, यानी कि रोगाणु मुक्त। इससे इन्फेक्शन का खतरा जो है बिल्कुल कम हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखनी होती है, नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में या नहीं है। तो अगर नहीं है तब तो आप सारे एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चंस को पूरा पूरा सोल्व करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। लेकिन HPPSC में जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो अटैम्प्ट नहीं करना है वो क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आता, जहाँ पे आपको लगता है कि 1% भी हमें आइडिया नहीं है, उस क्वेश्चन को सीधा आप क्या करो, नोट अटैम्प्ट करो। तो ये मैं बताना भूल गया वीडियो के स्टार्टिंग में, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, प्रोटेक्ट जब करते हैं आप किसी भी पट्टी को तो उसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, और जो डिस्चार्ज है वह उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है पट्टी के दौरान, जो खून वगैरह बहता है, और ब्लीडिंग जो है उसको रोकना पड़ता है, ठीक है। जो निकल चुका है उसको अच्छे से साफ़ करना है, और आगे खून ना बहे उसको रोकना पड़ता है, और आगे और तकलीफ़ ना हो और इंजरी ना हो उसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है। और जो दर्द है, किसी को भी जो दर्द है वो कम होना चाहिए पट्टी के बाद। बाकी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ड्रेसिंग है, पट्टी है, उसके कितने प्रकार हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एक होता है एडेसिव ड्रेसिंग, जिसमें बैंड एड दी जाती है। तो इसमें पैड वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि अब्जॉर्ब किया जा सके आसानी से जो ब्लीडिंग्स हैं एंड सो ऑन। कई बार सेलुलोज वगैरह जो है उसका भी यूज़ हो जाता है, और एडेसिव मटेरियल वहाँ पे जो होता है। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन एडेसिव ड्रेसिंग। तो रेडीमेड ड्रेसिंग जो है इसमें यूज़ की जाती है। ऊपर जो कुछ एक मटेरियल मैंने डिस्कस किया, पैड हो गया या सेलुलोज वगैरह, वो एडेसिव ड्रेसिंग में यूज़ होता है। लेकिन नॉन एडेसिव ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं कि रेडीमेड पट्टी वगैरह जो है उसका यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा है गोज़ ड्रेसिंग। गोज़ ड्रेसिंग में क्या होता है, जो गोज़ लेयर होती है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है ड्रेसिंग में बड़े जख्म जब होते हैं। तो ध्यान रखना, जब बड़े जख्म होते हैं तो गोज़ ड्रेसिंग का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। तो इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग है क्या, सपोज़ करो कि आप कहीं गए हैं, जैसे बस में ही हैं, आप कंडक्टर एज ए काम कर रहे हैं, और किसी को चोट लगती है और वहाँ पे क्या है, पट्टी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई क्लीन सा रुमाल निकालेंगे और उससे उस जख्म को साफ़ करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो खून बह रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। तो ये भी ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPPSC की जब हम बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब जिसमें अरेंज करना होता है एंड सो ऑन। तो आपको इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड सीक्वेंस को आपने क्या करना है, अच्छे से अरेंज करना है करेक्टली। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो क्या क्या होता है। जब दोस्तों आप फर्स्ट एड करते हैं तो जो ब्रीदिंग है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी को चोट लग गई है और उसको सांस अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप रिस्टोर करेंगे उसकी क्या, जो ब्रीदिंग है। उसके बाद क्या करेंगे, जो खून बहुत ही ज़्यादा बह रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो उसको शॉक लगा है बहुत ही ज़्यादा, उसको आप क्या करने की कोशिश करेंगे, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। उसको दम दिलासा देंगे कि कुछ नहीं हुआ है और आप बिल्कुल अच्छे हैं, फिट हैं अभी। उसके बाद क्या करना है, और जैसे सपोज़ करो कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में किसी को लगती है चोट, तो आप क्या करेंगे, उसके आसपास जो हॉस्पिटल है या फिर जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब ये अच्छी एक सीक्वेंस थी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है।
अब दोस्तों एग्ज़ाम्स में फुल फॉर्म्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है, तो इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म्स हमेशा पूछी जाती हैं। तो फुल फॉर्म पूछी गई है DRAB की, तो फर्स्ट एड में DRAB है क्या, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेंजर, ठीक है, रिस्पॉन्स, एयरवे और ब्रीदिंग, तो यह है DRAB। अगर हिंदी में बात करूं तो खतरा और प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं, वायुमार्ग यानी कि हवाई रास्ता और सांस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो अब ये चीज़ें हैं क्या क्या, तो इनको देखते हैं। जैसे डेंजर क्या है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो पर्सन है वो किसी खतरे में तो नहीं है। तो अगर खतरे में है तो उस एरिया को क्या करो, सेफ करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है और आप अकेले हैं तो क्या करना है, आप चिल्लाइए, किसी से हेल्प लेने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर किसी को सांस नहीं आ रही है अच्छे से तो कोशिश करिए कि उसको हवा में ले जाओ, एक ऐसी हवा में लेके जाओ जहाँ पे उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। सांस वो अच्छे से प्रॉपरली ले रहा है या नहीं, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए उसकी सांस को रुके हुए, ठीक है। तो आप इमीडिएटली ये चेक करिए कि उसको सांस अच्छे से आ रही है या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपके इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और ऐसी काफ़ी क्लासेस आएंगी आपको इस चैनल पर, तो जुड़े रहने आपको। और जो मैं ग्रुप बनाऊंगा उसमें ज़रूर आप हिस्सा लीजिएगा। यहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा, और कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।